हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश और इस सीरीज में माध्यमिक परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए जाएंगे। आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देखें और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखकर आप सामने आने वाले जो माध्यमिक एग्जाम है उस एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और इसमें सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो आप इस सीरीज को ध्यान से देखिए। अब आपके सामने एक सवाल है, आप इसे ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश करिए और इसे कैसे बनाएंगे वो भी आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके सामने प्रश्न है 1400 रुपये का 10% ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो बहुत ही साधारण सवाल है, क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बैठा करके ही इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो कहा क्या गया है कि 1400 रुपया का 10% ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो मूलधन यहां पर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे मूलधन बराबर, मूलधन हमको कितना मिला है 1400 रुपया, लिख देंगे 1400 रुपया। ठीक है, अच्छा दर कितना है वो हम लिख देंगे, दर कितना है बोलिए 10%। ठीक है, और दर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं ये भी लिख लेंगे, और मूलधन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं ये भी लिख लेंगे। ठीक है, मूलधन को हम लोग पी से और दर को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, समय, समय किससे डिनोट किया जाता है, तो यहां पे हम लोग नंबर ऑफ ईयर यानी एन से सूचित करेंगे, और एन कितना हो गया 2 वर्ष। ये बहुत ही आसानी से हम लोग इसको बनाएंगे, आप इसको ध्यान से देखते जाइए और समझने का कोशिश करिए। अगर आप माध्यमिक परीक्षा देना चाहते हैं और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो आप किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है हमको ब्याज, यानी इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी इसको सीआई कहते हैं, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो सीआई बराबर हम क्या लिख देंगे वाट। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का आप सूत्र जानते हैं, सूत्र के हिसाब से ही आप बनाइए तो अच्छा रहेगा। तो सीआई बराबर होता है P 1 प्लस R बाय 100 पावर N माइनस P। ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र याद रख लेना पड़ेगा। अब देखिए P के जगह पे यहाँ पे आप बैठा सकते हैं 1400, तो 1400 बैठा दिए यहाँ पे, गौर से समझते जाइए। अच्छा, R के जगह पे देखिए 10% लिखा है, आप यहाँ पे 10 बैठा दीजिए, बाय 100 कर दीजिए। ठीक है, पावर यहाँ पे N के जगह पे 2 लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे समय बराबर 2 है, और माइनस फिर 1400 आप कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा 1400 आप लिखिए जैसे है वैसे, इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, तो काटेंगे तो आप यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाय 10 आपके बीच में आ गया, और इसके ऊपर पावर 2 और माइनस 1400। ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ाते जाइए 1400, इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिए तो आएगा आपका 10 प्लस 1 बटे 10। ठीक है, भिन्न का जोड़ आप जानते हैं, इसको आराम से करिए। अब देखिए कितना आएगा 1400। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 11 बटे 10, इसको होल स्क्वायर कर लीजिए अब माइनस 1400 कर लीजिए। ठीक है, 1400 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 कर सकते हैं, और माइनस 1400 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 0 0 0 0 आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। 14 इंटू 1 1 इंटू 1 1 यानी 11 इंटू 11। ठीक है, और माइनस आपको कितना करना है 1400 करना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो 14 इंटू 1 2 1 किसके जगह पे 11 इंटू 11 की जगह पे, और माइनस 1400। ठीक है, अब एक चीज आपको करना होगा कि 1 2 1 को आपको 14 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, 4 8 1 1 2 1 4 9 3 1 कितना आ जाएगा बोलिए
यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको कितना मिला, ये है 2121 और इसको मल्टीप्लाई किए 14 से, तो 4 आया, 8 आया, 4 आया, यहाँ पे 4 देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 आया, 9 आया, यहाँ पे 6 आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1694 माइनस 1400। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो आएगा 294 और यही आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 294 और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं मान। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 नंबर का सवाल आपने देख लिया और इसका आंसर आ गया आपका 294, आप इसको समझ गए। अब दूसरा सवाल देखिए, कोई भी मूलधन वार्षिक 8% साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो आर का मान निकालिए। बात समझ गए कि क्या बोला, यहां पे बोला है कि साधारण ब्याज की दर से, जिसका कि वार्षिक ब्याज दर 8% है, तो 20 वर्ष में वो 3 गुना हो जाता है, तो आर का मान कितना होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, हमको दर निकालने के लिए कहा गया है। इतना तो हम लोग समझ गए कि दर निकालने के लिए कहा गया, लेकिन यहां पे मूलधन कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले आप मूलधन मानिए, माना कि मूलधन बराबर पी रुपया, प्रिंसिपल, इसलिए पी रुपया हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो देखिए मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन को हम लोग ए कहते हैं। ठीक है, तो ए आपका 2p हो जाएगा, 2p मतलब 2 गुना हो जाएगा। तो चूंकि मूलधन में 2 से गुना करेंगे तो मिश्रधन आ जाएगा, यानी इसका मिश्रधन कहता है 2 गुना हो जाएगा। यानी आपके पास अगर 100 रुपया है तो 20 वर्ष के बाद वो 200 रुपया होगा, तो इसलिए मिश्रधन यहाँ पे 2p रुपया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा समय कितना लिया है, समय लिया है, समय को हम लोग n से भी सूचित करते हैं, या चाहे तो आप t से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए t से सूचित कर देते हैं, t मतलब टाइम। तो यहां पर कितना है, 20 वर्ष। ठीक है, समझ गए अच्छी तरह से। अब देखिए यहां पे चूंकि ये साधारण ब्याज दर है, हमको साधारण ब्याज दर निकालना है। साधारण ब्याज दर बराबर R% बराबर वाट। ठीक है, यहां पे ब्याज आप निकाल सकते हैं। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो आप देखिए यहां पे मिश्रधन आपका 2p है, मूलधन आपका p है, तो आप निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका, p रुपया ही आ जाएगा आपका ब्याज। अब डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, दर का सूत्र बैठा सकते हैं। दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ये तो सूत्र आपको पहले से ही पता है। ब्याज की जगह पे आप क्या बैठा सकते हैं, देखिए p बैठा दीजिए, 100 कर लीजिए। मूलधन की जगह पे आप क्या बैठा सकते हैं, यहां देख लीजिए p है, p बैठा दीजिए। और समय के जगह पे आप क्या बैठा सकते हैं, देख लीजिए यहां पे 20। अब इसको p आप कैंसिल करेंगे, 20 को काट लीजिए यहां से। तो 20 को जब काटेंगे तो आएगा, 20 को जब काटेंगे तो यहां पे आएगा 20/2500, यानी आएगा 5%। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे कह रहा है कि मूलधन अगर p है, मिश्रधन अगर 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना जब होगा कितना साल में, 20 वर्ष में।
तो दर कितना आ गया है 5%। इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी आता है, इसको भी आप यहीं पे देख लीजिए कि अगर मूलधन को हम P मानते हैं, P रुपया, और मिश्रधन अगर 3 गुना हो जाता है, मिश्रधन को अगर हम 3P रुपया मान लें, यानी 3 गुना मान लें, और समय वही रहेगा, मान लिया कि समय 20 वर्ष ही है, ठीक है, 20 वर्ष है। तो अब फिर अगर मान लिया दर आपको पूछे, साधारण दर पूछे, साधारण ब्याज दर पूछे, तो दर प्रतिशत आपको निकालना है। तो दर निकालने के लिए फिर ब्याज आप निकाल लीजिए, लेकिन इसमें जब ब्याज निकालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3P माइनस P हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 2P रुपया, ठीक है, क्योंकि इस समय ब्याज 2P रुपया आ गया है ना। अब दर का जब सूत्र बैठाइएगा तो दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। जब इसको बनाएंगे तो आपका आएगा कितना, यहाँ पे ब्याज के जगह पे 2P बैठाइए, गुना 100 बटे यहाँ पे हो जाएगा मूलधन कितना P, और यहाँ पे समय आपका कितना हो जाएगा, 20 वर्ष है तो 20 वर्ष ही लगाइए, PP कट जाएगा, और इसको आप काट लीजिए 2 से तो ये 10 कटेगा, और इसको काट लीजिए तो आपका 10% यहाँ पे आ जाता है। अतः दर बराबर क्या आ गया आपका 10%। तो देखिए यहाँ चाहे 3 गुना हो 3P आप बैठाएंगे, 5 गुना हो 5P बैठाएंगे, 4 गुना हो 4P बैठाएंगे, और झट से आपको ब्याज निकाल लेना है। ब्याज निकल गया, बस डायरेक्ट ये सूत्र में बैठा करके आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ये 2 वर्ष में अगर मूलधन 20 वर्ष में अगर मूलधन दुगना होता है तो इसका दर निकलता है 5%, ठीक है। अतः दर बराबर 5%। और अगर 3 गुना हो जाता है, 20 वर्ष में अगर मूलधन इसका 3 गुना हो जाता है मिश्रधन के रूप में, तो इसका दर आया 10%। हम समझते हैं ये सवाल को आप समझ गए हैं। अब इस तरह का जो भी सवाल आए, 5 गुना 3 गुना 6 गुना 8 गुना जो भी आए, सबको बस यही नियम से आप बना करके दिखा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बार बार जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर आपको कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इस तरह का सवाल आप परीक्षा में छोड़कर नहीं आ सकते, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान है ना। आपको केवल सीखना पड़ेगा, आप सीख जाइए, उसके बाद ये सवाल आप छोड़ नहीं सकते हैं, आप आसानी से इसको बना के आ सकते हैं, ठीक है। अब चले आइए 3 नंबर सवाल। देखिए 3 नंबर सवाल में क्या कहता है कि 3 मित्र क्रमशः 1400 रुपया, 1900 रुपया और 4700 रुपया लगाकर एक व्यवसाय किया। यदि उसे 3360 रुपया लाभ हो तो किसे कितना रुपया मिलेगा, ठीक है। तो ये तो साधारण ब्याज का ये साधारण साझेदारी व्यवसाय का सवाल है, इसलिए इसको देखिए किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले तो मूलधन का अनुपात निकाल लीजिए। यहाँ पे 3 मित्र है तो आप प्रथम कर सकते हैं, प्रथम मित्र अनुपात दूसरा मित्र अनुपात तीसरा मित्र, ठीक है। कितना कितना पैसा लगाया वो आप लिख लीजिए। यहाँ पे 1400 रुपया लगाया, ठीक है। एक लगाया 1900 रुपया, इसको भी लिख लीजिए, और एक लगाया 4700 रुपया, इसको भी आप लिख लीजिए। अब इसको देखिए हम काटने का कोशिश करते हैं, तो 2 0 आप काट लीजिए दोनों तीनों का। अब आ जाएगा 14 अनुपात 19 अनुपात 47। इसको अनुपातिक योग कर लीजिए, जैसा कि हम लोग साझा व्यवसाय में बनाते हैं अनुपातिक योग। अनुपातिक योग करेंगे तो क्या होगा, 14 + 19 + 47। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 7 9 7 16 16 4 20 का 0, बाकी 2 6 1 7 7 1 8, कितना हो गया 80, ठीक है। अब प्रथम कुल लाभ कितना है इसका वो लिख लीजिए। कुल लाभ इसका कितना मिला है, कुल लाभ, तो कुल लाभ मिला है इसको हम बता दे रहे हैं 3360 मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है किसको कितना लाभ मिला, तो सारा को लाभ निकालना है। तो बोलिए प्रथम मित्र का लाभ क्या लिखेंगे, प्रथम मित्र का लाभ। देखिए प्रथम मित्र निकालना हो तो क्या करेंगे, उसका अनुपात को ऊपर लिखेंगे, अनुपातिक योग को नीचे लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3360 0 0 आप काट लीजिए, 8 से काटिए इसको,
8 चौक 32, अब आ जाएगा 8 दूनी 16। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखिए कितना कितना आता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं मल्टीप्लाई। कितना है 42 और यहाँ पे है 14। मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, आया 558। तो प्रथम मित्र को कितना मिला, 558 मिला। दूसरा मित्र को कितना मिला, देख लीजिए दूसरा मित्र को कितना मिला। ठीक है, तो दूसरा मित्र को लाभ का कितना रकम मिला, 19 डिवाइडेड बाय 80 इंटू फिर वही 3360 है ना, 0 0 काट लीजिए उसी तरह से, और 8 को काट लीजिए तो आ जाएगा 42। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। $798 रुपया इसको लाभ हुआ। और तीसरा मित्र को कितना हुआ वो भी निकाल लीजिए। तीसरा मित्र का लाभ अगर निकालना चाहेंगे तो तीसरा मित्र का देखिए कितना है 47 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 3360, 0 0 आप काट लीजिए, और जैसा काट रहे हैं वैसे ही काट लीजिए। 42 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 47 को 42 से कर लीजिए। देख लीजिए कितना आएगा, इसका आ जाएगा 1974 रुपया। तो इस तरह से आप किसी भी रकम को आप बांट सकते हैं कि कितना कितना इसका रकम हो सकता है। तो इस तरह से आप इस सवाल को भी देख। तो 3 नंबर सवाल भी आप देख लिए, बहुत आनंद आया। ये 3 नंबर सवाल में हम लोग क्या किए हैं, 360 रुपये को क्या किए हैं, सभी में बांट दिए हैं 3 मित्र में, और सबको कितना कितना मिला वो आप देख लिए हैं कि पहला मित्र को मिल गया है 588, ठीक है, दूसरा मित्र को मिल गया 798, तीसरा मित्र को मिल गया 1974। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल को बना लेते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2304 रुपया का 2 वर्ष में मिश्र धन 2500 रुपया होगा। तो देखिए यहाँ पे जिसमें पूछा कि किस देखिए यहाँ लगा हुआ जो है किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, इसका मतलब दर हमको पूछा जा रहा है। समय दे दिया है, और ये जो दिया है ये आपका मूलधन है और ये आपका मिश्र धन है। ठीक है, तो जो दिया है उसको पहले आप लिख लीजिए। और चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए ध्यान दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज का ही सूत्र आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मूलधन कितना है बता दीजिए, 2304 रुपया। ठीक है, और मिश्र धन कितना है, मिश्र धन मतलब ये रुपया 2 वर्ष के बाद कितना हो गया, 2500 रुपया हो गया। ठीक है, और समय कितना हो गया, समय है 2 वर्ष। ठीक है, दर हमको मालूम नहीं है, तो दर हमको मालूम नहीं है इसलिए इसको हम वाट कर सकते हैं। ठीक है, समय के लिए हम लोग n से सूचित करते हैं, मिश्र धन के लिए a से सूचित करते हैं, लिखते जाएंगे। आप मूलधन के लिए p से सूचित करते हैं। देख लीजिए मूलधन p बराबर आपका इतना है, मिश्र धन a बराबर इतना है, और समय n बराबर 2 वर्ष है, और दर r बराबर वाट है। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। चूंकि आप जो सूत्र पढ़े हैं a = P1 + R/100 टू दी पावर n। a मतलब मिश्र धन, p मतलब मूलधन, r मतलब दर, और n मतलब वो आपका समय। अब इसी सूत्र में आप इसको बैठाइए, देखिए क्या होता है। 2500 बराबर 2304 बैठा दिए हैं। 1 + r के जगह पे क्या बैठा सकते हैं, कुछ भी नहीं बैठा सकते हैं आप, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है। लेकिन n के जगह पे आप क्या बैठा सकते हैं, 2 बैठा सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, ठीक है। इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो क्या करना है, सबसे पहले तो इसको डिवाइड में ले लीजिए, ठीक है। आप अगर इसको काट सकते हैं तो आप काटिए, और नहीं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। चूंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी आप स्क्वायर लाएंगे तो स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए हम काटने का कोशिश करते हैं ताकि छोटा हो जाएगा तो आपको स्क्वायर करने में ज़्यादा सुविधा होगा। तो इसको हम काट देते हैं, 4 से काटिए, 4 क्योंकि इसका लास्ट में, इसलिए हम सोच लिए कि 4 से कट जाएगा, है ना। 4 पचे 20, ठीक। फिर 30 आएगा, 30 आएगा, 4 पचे 20 आया। उसके बाद 4 से 28 काट लीजिए, 28 काटिएगा तो 4 छक 24 कटेगा। अब इसका 4 से काट लीजिए इसको भी, तो 4 छक 24, फिर 10 आएगा, 4 दूनी 8 काटिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काट लिए। काट लेने के बाद आप देखिए इसका क्या रूप आता है, 625 डिवाइडेड बाय 576 इज इक्वल टू 1 प्लस r डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको भिन्न का जोड़ अगर कर लेते हैं तो 100 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। इसके ऊपर पावर 2 कर लीजिए, ठीक है। ये 100 है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, 100। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। जानते हैं कि 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा, और इसको आप 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो वर्ग है, यानी 25 का वर्ग है 625 और 24 का वर्ग है 576। इसको आप चाहें तो इधर फैक्टर के सहायता से कर सकते हैं या भाग विधि द्वारा कर सकते हैं, तो आप करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस r डिवाइडेड बाय 100, इसके ऊपर पावर 2। अब देखिए 2 कैंसिल कर लीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका मिल जाएगा कितना, 25/24 इज इक्वल टू 100 प्लस r डिवाइडेड बाय 100। जो कटेगा उसको काट सकते हैं आप, तो हम लोग कोशिश करते हैं काटने का। तो 25, अब देखिए नीचे अगर काटें तो 4 से काटेंगे आप तो 4 छक 24, इसको 4 से काटेंगे तो 25 आएगा आपका, ठीक है। हम काट लिए हैं। अब देखिए 25/6 बराबर 100 प्लस r बटे 25, ठीक। अब अगर मल्टीप्लाई करिएगा इसको तो आएगा क्या बोलिए, तो 600 आप प्लस 6 को करेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस गुना, तो आएगा 6r बराबर इधर आ जाएगा आपका 625, ठीक है। अब आप 6r बराबर 625 को माइनस कर देंगे 600, या r बराबर, इसको माइनस कर लीजिए 25 आएगा, इसको डिवाइड भी कर दीजिए एक ही बार। तो देखिए r प्रतिशत कितना आपका आया, 6×24 4.1/6%। तो ये जो मान आपका आया है, बहुत ध्यान से आप देखिए इसको, ध्यान से देखिए इसको, 4.1/6 जो आया है वो आपका क्या आया है, यही चक्रवृद्धि दर है, चक्रवृद्धि ब्याज दर आपका यही है, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि इस सवाल को हम किस तरह से बनाते हैं, कि अगर कहीं आपको मूलधन, मिश्र धन और समय दे दिया गया हो तो आप चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आप दर कैसे निकालेंगे, तो आप उसके बारे में आप सीख लिए हैं कि इस तरह से ही इसको निकाला जाता है ना। तो आप इसको जब सीख लिए हैं तो जरूर आप परीक्षा में इसका इस्तेमाल करें, ताकि आपका नंबर जो आने वाला है अंक गणित में वो बिल्कुल मिस ना करे नंबर, और पूरा का पूरा नंबर आपको आवे, ठीक है। हमारा उद्देश्य ही यही है कि आपको पूरा से पूरा नंबर आए मैथमेटिक्स में, है ना। तो आप अगला सवाल को इसी तरह से देखिए। अगला सवाल देखिए क्या है आपका, देखिए अगला सवाल 5 नंबर में क्या कह रहा है कि 5% वार्षिक सरल ब्याज, देख लीजिए यहाँ पे सरल ब्याज है, कि दर से कितना रुपया का मासिक ब्याज 1 रुपया होगा। देखिए मासिक ब्याज, मासिक बोल दिया, एक समय को भी बता दिया, मासिक ब्याज मतलब 1 महीना का, ठीक है। तो इसमें समय मिल गया, ब्याज भी मिल गया आपको, और दर भी मिल गया। निकालना क्या है, कितना रुपया, ऐसे देखिए यहीं पकड़ में आ जाएगा आपको, कितना रुपया। कितना रुपया जब बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमको मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। तो माना कि
मूलधन ही पूछ रहा है तो मूलधन मान लेंगे, मूलधन बराबर P मान लेते हैं, चलिए P मान लेते हैं। अच्छा, क्या क्या दिया है यहाँ पे? दिया दर, दर बराबर क्या दिया है? दर बराबर दिया है आपको कितना प्रतिशत दर दिया है? तो यहाँ पे लिखा 5%, तो चलिए 5% दर हो गया, है ना। उसके बाद कहा मासिक ब्याज, तो इसमें देखिए दो बात है। मासिक ब्याज मतलब बोला है तो ब्याज तो आपका 1 रुपया हो ही गया, ठीक है। ब्याज यानी SI इसको बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, 1 रुपया लिख देंगे ब्याज, ठीक, ब्याज मिल गया। अच्छा, समय, समय जब मासिक बोला है तो एक मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए तो? 1/12 वर्ष, क्योंकि 12 महीना में 1 वर्ष होता है। तो एक मास में कितने वर्ष होंगे? तो एक मास में 1/12 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सारा चीज तो मिल गया है, तो सारा चीज मिल गया तो निकालना आपको क्या है? P निकालना है। तो लिखिएगा चूंकि मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 समय गुना दर, ये तो आप जानते हैं। चलिए ब्याज बैठा दीजिए आप, ब्याज कितना? 1 रुपया बोला है तो 1 रुपया ही बैठाइए, है ना। समय कितना बोला है? समय 1/12 बोला, 1/12 बैठा दीजिए। और दर कितना बोला है? 5% बोला है तो 5 बैठाइए, ठीक है। अब देखिए ये जो 1/12 है इसको आप उलट दीजिए, क्योंकि 2 बार अगर डिवाइड होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई में बदल लेते हैं। तो 1 × 100, ठीक है, और 5 तो जहां है वहीं है। अब इसको उलटना है, आपको उलटना है तो क्या करेंगे आप? 12 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर लेंगे, ठीक है। 5 से काट लीजिए इसको। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा? 240 रुपया। तो इसका मतलब 240 रुपया अगर वो बैंक में जमा करता है तो 5% वार्षिक ब्याज के दर से उसको 1 महीना में, ठीक है, 1 महीना में मात्र 1 रुपया ही ब्याज मिलेगा। इसलिए अभिष्ट मूलधन बराबर 240, और यही आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। तो आप ये भी सीख गए हैं कि अगर किसी भी साधारण ब्याज में दर दिया जाता है, ब्याज भी दिया जाता है, समय भी दिया जाता है, चाहे वो महीना में क्यों ना दिया जाए, चाहे वो दिन में भी क्यों ना दिया जाए। अगर दिन में दिया तो आप उसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जनरली आप 365 से डिवाइड करके उसको वर्ष में बदल लेंगे। और जैसे यहाँ पे हम महीना में दिया है तो इसको क्या किए हैं? वर्ष में बदले हैं तो 12 से डिवाइड किए हैं। उसी तरह से अगर आपको दिन में दिया हुआ रहे, जैसे कहा 15 दिन, 73 दिन, 75 दिन, जो भी हो, तो उसको डिवाइडेड बाय 365 कर लेंगे, जिससे कि आपको समय पता चल जाएगा। तो इस तरह का सवाल आप ऐसे बना सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे का, और किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप समझेंगे मैथमेटिक्स में इसमें हमको 5 नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसमें आपको 1 नंबर ही मिलेगा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। अंदाज में आप कुछ भी लगाइएगा तो कभी भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए मैथमेटिक्स को थोड़ा सीखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स सीखिएगा तभी इसमें नंबर क्या होगा, आपको अच्छा मिलेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, आप जो मर्जी सो लगाइएगा दाग, और जो मर्जी सो लगाने से काम आपका चलेगा नहीं। इसलिए साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैलकुलेशन कर देना पड़ेगा, और कैलकुलेशन करके ही आपको सही चीज लिखना पड़ेगा। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार परीक्षा में दिया जाता है, और इसको हम कैसे बनाएंगे वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो का ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो आप देखिए। प्रति वर्ष जनसंख्या R% वृद्धि होने पर n वर्ष बाद जनसंख्या P रुपया हो जाता है, तो n वर्ष पहले जनसंख्या कितना होगा, ठीक है। ये भी आपका उसी तरह का सवाल है, तो आप इसको देखिए और समझने का कोशिश करिए, है ना। इसका आंसर देखिए है, हम आंसर यहाँ आपको लिख दिए हैं, P1 + R/100, इसके ऊपर पावर दिया -2n। तो आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका जो आंसर दिया हुआ है, ये
आंसर आप कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बोला है कि n वर्ष बाद जनसंख्या p है, ठीक है, यानी वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे दिया नहीं है, हम वर्तमान जनसंख्या हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको गौर से समझिए। माना कि गांव का वर्तमान जनसंख्या, इसको सीख लीजिए आप, वर्तमान जनसंख्या बराबर x, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या आप मान लीजिए। देखिए, वर्तमान जनसंख्या को जनरली हम लोग p से सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए p में क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए वर्तमान जनसंख्या को हम x ही मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे p आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। लेकिन कहता है कि n वर्ष बाद, तो n वर्ष बाद जनसंख्या यहाँ बता रहा है, n वर्ष बाद जनसंख्या बराबर, चूंकि n वर्ष बाद जो होता है वो a से हम लोग सूचित करते हैं, तो a बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो कहता है n वर्ष बाद जनसंख्या इसका p हो जाता है, ठीक है। n वर्ष बाद जनसंख्या कितना होता है, p हो जाता है। तो हमको यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या जो x बोला है, ये हमको इस रूप में निकालना है, ठीक है। तो समय तो आपका कितना हो गया, चूंकि n वर्ष बोला है तो n वर्ष ही होगा, ठीक है। और दर यहाँ पे बता रहा है कि r%, ठीक है। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि दर हम r% लिख देंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए इस सवाल को। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि अब जानते हैं कि a बराबर होता है p प्लस, ठीक है, p प्लस 1, p इंटू 1 प्लस r/100, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। देखिए a बराबर, ठीक है, x इंटू 1 प्लस r, चूंकि वृद्धि दर r है, बटे 100। अब पावर यहाँ पे क्या कर देंगे, n, क्यों n किए हैं, क्योंकि n वर्ष बाद कहता है जनसंख्या, ठीक है, इसलिए n वर्ष बाद यही होगा। या बहुत गौर से देखिए इसको, a, अगर हम इसको x निकालना चाहेंगे तो a के जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा बैठा लेते हैं, a के जगह पे p है तो यहाँ पे p बैठा लेते हैं, ठीक है। तो p बराबर x 1 प्लस r/100, इसके ऊपर पावर n, ठीक है। और अगर आप x निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो x निकालना चाहेंगे तो आपको इसको डिवाइड में करना पड़ेगा, तो p डिवाइड 1 प्लस r/100, इसके ऊपर पावर n, ठीक है। या x बराबर अगर आप निकालना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं p 1 प्लस r/100, अब पावर माइनस n, क्योंकि देखिए अगर डिवाइड में पावर n है तो इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, तो इसको हो जाएगा माइनस n। तो अब देखिए इसका वर्तमान जनसंख्या हमको पता हो गया, लिख देंगे अतः शहर का या गांव का, जो भी लिखिए यहाँ पे गांव का वर्तमान जनसंख्या बराबर p1 प्लस r/100 पावर माइनस n। ये देखिए आपका वर्तमान जनसंख्या निकल गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्तमान जनसंख्या नहीं पूछा, अगर आपको वर्तमान जनसंख्या पूछा होता तो आपका यही आंसर होगा, जैसा कि बुक वगैरह में दिया हुआ है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा भूल किया हुआ, वहां पे वर्तमान जनसंख्या नहीं पूछ के लिखा कि n वर्ष पहले जनसंख्या। तो n वर्ष पहले जनसंख्या अगर पूछता है तो हमको फिर यहां से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या बढ़ना पड़ेगा वो देखिए। अब पूछ रहा है कि n वर्ष पहले जनसंख्या कितनी होगी, तो वर्तमान जनसंख्या मिल गया। तो देखिए वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे लिखें, चूंकि वर्तमान जनसंख्या कितना हो गया बताइए, तो वर्तमान जनसंख्या बराबर हो गया p1 प्लस r/100, इसके ऊपर पावर n माइनस n, ठीक है। तो ये वर्तमान जनसंख्या हो गया। वर्तमान जनसंख्या को जनरली हम लोग p मानते हैं। अच्छा, n वर्ष बाद, n वर्ष पहले, बाद नहीं, n वर्ष पहले पूछ रहा है, n वर्ष पहले जनसंख्या, तो चूंकि n वर्ष पहले पूछ रहा है तो n वर्ष पहले, इसका मतलब यहाँ पे p बनेगा ये, ठीक है। तो p बनेगा n वर्ष पहले, तो इसको p तो हम लिखते हैं ठीक, लेकिन यहाँ पे हम इसको x1 मान लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको उस समय कंफ्यूजन ना हो,
ठीक है, इसलिए ये n वर्ष पहले इसको p मानते हैं और वर्तमान जनसंख्या को आपको a मान लेना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है मतलब पहले, माने वर्तमान जनसंख्या के भी n वर्ष पहले पूछ रहा है कि उस समय जनसंख्या कितना था। आप इसको अच्छी तरह से समझिए कि यहां पूछ रहा है n वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, माने वर्तमान जनसंख्या जो है सो है, मतलब इतना निकल के आ गया है वर्तमान जनसंख्या, लेकिन n वर्ष पहले पूछ रहा है। तो n वर्ष पहले मतलब ये p और ये p में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां देखिए इसलिए कंफ्यूजन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे x1 डाल दिए। अब n वर्ष पहले जब पूछा जा रहा है तो चूंकि जो सूत्र है वो क्या है, चूंकि फिर वही बात, जो सूत्र है वही बैठाएंगे, a बराबर, ठीक है, a बराबर, देखिए a के जगह पे हम ये बैठाएंगे तो a बराबर यहाँ पे x1 कर लेते हैं, चूंकि p अब 1 प्लस r बटे 100 अब पावर n, तो n वर्ष पहले पूछ रहा है जनसंख्या, ठीक है, और दर आपका वही रहेगा, है ना, दर, चलिए दर बराबर लिख देते हैं, r प्रतिशत ही रह गया। तो ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए a के जगह पे आप क्या बैठा सकते हैं, यहाँ पे देखिए गौर से, समीकरण, यहाँ पे अगर समीकरण हम 1 कर दें तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, हाँ, a का मान बैठा देंगे, ठीक है, या बोलिए क्या हो जाएगा, a के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, बता दीजिए जल्दी से, p1 प्लस r बटे 100 इसके ऊपर पावर माइनस n, ये देखिए यहाँ पे है दिया हुआ, बराबर आप लिखेंगे x1 और 1 प्लस r बटे 100 इसके ऊपर पावर n। ठीक समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब x बराबर जब x1 बराबर जब आप निकालना चाहेंगे, क्योंकि देखिए x1 आपका माना गया है कि कौन सा x1 है, देख लीजिए यहाँ पे n वर्ष पहले जनसंख्या, ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, p1 प्लस r बटे 100 के ऊपर पावर माइनस n और डिवाइडेड बाय, अब बोलिए क्या होगा, 1 प्लस r बटे 100 इसके ऊपर पावर n, ठीक है। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो आएगा, चूंकि देखिए यहाँ पे ऊपर ले जाने कहने का मतलब ये दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, p1 प्लस r बटे 100 और इसके ऊपर पावर माइनस n, और फिर इसको जब ले जाएगा तो ये भी माइनस n होगा, बराबर x1 होगा, ठीक है। x1 इजकल टू, अब बताइए इसको हम बायां पक्ष और दायां पक्ष में पक्षांतर करते हैं तो आ जाएगा p1 प्लस r बटे 100 इसके ऊपर पावर आएगा माइनस 2n। तो यहां जो पूछ रहा है कि n वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा, तो आपका आंसर आ गया p1 प्लस r बटे 100 पावर माइनस 2n, लिख देंगे, अतः n वर्ष पहले जनसंख्या बराबर p1 प्लस r बटे 100 पावर माइनस 2n, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आप जो इस क्वेश्चन को देखे हैं, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर, या हो सकता है आपको 2 नंबर में दे दे क्वेश्चन, लेकिन आप इसको जब तक समझ नहीं रहे हैं तब तक या तो आपको रटना पड़ेगा कि ये इसको रट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, कैसे बनाएंगे, तो आप रटेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको समझना है, सवाल को समझना है, तभी आप सही उसका विकल्प चयन कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है गलत ही चयन इसका कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए सही चयन करने के लिए आपको बहुत ध्यान से क्या करना पड़ेगा, सवाल को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए, ये जो सवाल का आंसर दिया है p1 प्लस r बटे 100 पावर माइनस 2n, और यही इसका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया। तो कभी कभी कुछ कुछ सवाल ऐसा आता है जिसको कि आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब चलिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये है क्वेश्चन 7 नंबर। तो आप क्वेश्चन 7 नंबर को देखिए ध्यान से, क्या है 7 नंबर में है 7.5% सरल वार्षिक ब्याज की दर से कितना रुपये का 8 वर्ष का मिश्र धन 5160 रुपया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिश्र धन दे दिया है। अब आसान सवाल है, देखिए दिया गया है कि मिश्र धन, जिसको कि हम लोग ए से सूचित करते हैं, ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो मिश्र धन दिया है 5160, ठीक है, मिश्र धन दे दिया है, लिख दिया मिश्र धन, ठीक है। दर कितना दिया आपको,
तो दर प्रतिशत आपका दे दिया है 7 1/2, इसको लिख सकते हैं 15/2%। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दिया है समय 8 वर्ष, समय बराबर 8 वर्ष। ठीक है। तो हमको पूछा क्या, कितना रुपया, इसका मतलब मूलधन पूछ दिया। मूलधन बराबर P बराबर वाट। ठीक है। मूलधन बराबर P बराबर वाट। हमको यहां पे P पूछा है। ठीक है। तो P निकालने के लिए, चूंकि मिश्रधन के हिसाब से P का सूत्र नहीं है, इसलिए यहां पे हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका मूलधन मान लेंगे। P बराबर, मूलधन बराबर P बराबर x रुपया मान लेते हैं। चलिए x रुपया मान लेते हैं। ठीक है। और ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज निकालने से ही हो जाएगा मेरा काम। तो ब्याज बराबर निकाल लीजिए, ब्याज यानी SI, साधारण ब्याज है, इसलिए ब्याज बराबर मूलधन गुना समय। समय आपको 8 वर्ष लेना है और दर लेना है 15/2/100। ठीक है। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 निकाल लीजिए। इसका कितना आएगा, इसको 4 से काट लीजिए और इसको 25 से काट लीजिए। कितना आ गया बोलिए तो 3x/5 रुपया। ये आपका ब्याज आ गया। ठीक है। अच्छा, ब्याज आ गया तो यहाँ पे मिश्रधन दिया है 5160, तो मिश्रधन आपको निकाल लेना पड़ेगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लें। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिश्रधन बराबर कितना दिया है बोलिए 5160। ठीक है। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। कितना हो जाएगा 5160। मूलधन के जगह पर आप x बैठाइए और ब्याज के जगह पर 3x/5 बैठाइए। अब कितना हो जाएगा बोलिए तो 5x + 3x/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8x बराबर 5/5 = 5160। इसको 8 से काट लीजिए। 8 छक 48, 48 आएगा तो आपका आ जाएगा कितना 36। तो 8 चौक 32, 32 8 × 25 40, या x/5 बराबर आ जाएगा 645 / 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। x बराबर 25, 2 आएगा, 20 2 22 आएगा, बाकी 2 30 2 32। तो देखिए आपका ये आंसर आ चुका है। अतः मूलधन को हम लोग x माने थे, तो मूलधन बराबर 3225 रुपया, और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से आप अंकगणित का ये जो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल देख रहे हैं, ये बड़ी ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप सवाल नंबर 8 देख लीजिए। सवाल नंबर 8 में क्या कह रहा है कि एक किसी मूलधन का 5 वर्ष में ब्याज मूलधन का 1/5 भाग प्राप्त होता है, तो वार्षिक सरल ब्याज निर्णय करें। ठीक है। तो यहां भी आपको मानना पड़ेगा। माना कि मूलधन कितना मान लेंगे आप, मूलधन बराबर x रुपया। ठीक है। अच्छा, ब्याज कितना हो जाएगा, तो बोला मूलधन का 1/5 भाग यानी x/5 रुपया कर सकते हैं। ठीक है। समय बोलिए कितना हो जाएगा, समय 5 वर्ष दिया हुआ है ना। दर बराबर वाट। अब दर का सूत्र बैठा दीजिए यहीं पे, चूंकि दर बराबर ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय, ये हम लोग जानते हैं। ब्याज के जगह पे आप बैठाइए x/5 × 100। मूलधन के जगह पे आप कितना बैठा देंगे x, और समय के जगह पे कितना बैठा देंगे 5। आपको अब काटना है, यहाँ पे x काट देना है और 5 से काटना है। 5 दूनी 10, इसको 5 से काट देना है, तो आ जाएगा आपका कितना 5 चौक 20 यानी 4%। इसका मतलब क्या है, 4% सरल वार्षिक ब्याज के दर से क्या हो जाएगा कि जो ब्याज आएगा वो मूलधन का 1/5 भाग रह जाएगा। अतः ब्याज दर बराबर 4%, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये वीडियो का पहला सीरीज, मैथमेटिक्स का पहला सीरीज जो हम लेकर आए हैं इस वीडियो में, वो आप इसको ध्यान से आप देखे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से आग्रह यही करूंगा कि आप
इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में फैलाइए ताकि माध्यमिक परीक्षा देने वाला जो विद्यार्थी है इस तरह के अंकगणित के सवाल को ध्यान से करें और गलती ना करें। थैंक यू वेरी मच।